नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और इस वक्त बड़ी खबर आई है गेहूं के बाजार से। जी, गेहूं की कीमतों के अंदर में इजाफा आया है। 200 रुपए प्रति टन की तेजी इस समय पर फिलहाल बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने गेहूं पर लगे बैन को कुछ रियायत देकर के और अनुमति दी है, कंडीशंस के साथ में, एक लिमिट के साथ में। 25 लाख मीट्रिक टन रो गेहूं जो है वो अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पिछले महीने जो सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं से बने उत्पाद की अनुमति दी थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख अतिरिक्त जोड़ करके 10 लाख मीट्रिक टन का कर दिया है। यह राहत देने वाली खबर है। हालांकि इससे कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार है और नया सीजन जो है उसकी क्रॉप के अराइवल्स का वो बिल्कुल सर के ऊपर पे है। ऐसे में क्या ये संजीवनी का काम करेगी गेहूं के कारोबार के अंदर में? क्या किसानों को इससे कुछ राहत मिलती दिखाई देगी? किसानों को इससे क्या फायदा होगा? ट्रेडर्स को इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि सरकार ने गेहूं पर से स्टॉक लिमिट भी हटाई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजेश पहाड़िया जी हैं। आप चीफ मैनेजर हैं क्रिब्को से। स्वागत है राजेश जी आपका। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले तो बड़ी खबर गेहूं को लेकर के ब्रेकिंग, क्या लगता है गेहूं के अंदर में जो 200 रुपए की तेजी प्रति टन देखने को मिली है, सस्टेन करेगी? क्या हम ये मान करके चलें जाता हुआ ये जो सीजन है और नई अराइवल्स का जो सीजन है उस समय पर ये तेजी क्या काबिज रहेगी या ऐसे ही प्रेशर में वापस से बाजार आएगा? मनचंदा जी, सबसे पहले आपको नए दफ्तर की और नए स्टूडियो की बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये अवसर प्रथम रिकॉर्डिंग मेरे को मिली है जी, जिसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। पहली ब्रेकिंग भी आप ही से मिली है और पहली ब्रेकिंग और पहला शो एकदम सर 2022 में जब भारत सरकार ने निर्यात पे अनुबंध लगाया था और आज की तारीख में जब वापस खोला है 2.5 मिलियन टन, करीबन 25 लाख टन का। जैसा आपने पूछा कि भाई 200 रुपए की जो तेजी है ये बहुत लंबी तेजी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड तेजी है। ठीक है। जिनके पास में क्या ये एंडिंग स्टॉक्स में है, हम लोग बहुत लंबा स्टॉक्स है नहीं। ठीक है। बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक्स प्राइवेट में है नहीं, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक्स एफसीआई के पास में है। अच्छा, तो ये जो तेजी है बहुत टेम्पररी फेज की है। ठीक है। अपनी होली के बाद में आपके राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में सब नया कार्गो आना चालू हो जाएगा। ठीक है। सर्टेनली अगर एक्सपोर्ट के लिए खुला है तो नए बायर्स आएंगे। जैसा आपने बताया भी कि भारत सरकार ने स्टॉक लिमिट हटा दी है, तो सर्टेनली उस स्टॉक लिमिट हटने से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। राइट। फार्मर्स को सर्टेनली अल्टरनेट बायर्स की भी स्पेस मिलेगी। ठीक है। अल्टरनेट बायर्स मिलेंगे। अब चूंकि 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करना है प्लस 1 मिलियन टन आपका व्हीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना है, तो 3.5 मिलियन टन का जो फिगर है पूरे साल भर के लिए न केवल किसान, हम एक्सपोर्ट फेटर्निटी के लिए भी एक बहुत बड़ी संजीवनी है। बहुत बड़ी संजीवनी है, लेकिन ये संजीवनी कितना समय काम करेगी? ये जो नई अराइवल्स आ रही हैं, चूंकि स्टॉक लिमिट नहीं है, प्राइवेट प्लेयर के लिए तो ये खुशखबरी है ही है एकदम। इसको क्या हम किसानों की तरफ से भी क्या खुशखबरी मान सकते हैं? क्या फार्मर को इसका बेनिफिट मिलेगा या एमएसपी पे ही एफसीआई को देना पड़ेगा? क्योंकि एफसीआई ने जो अभी ओएमएसएस स्कीम के द्वारा जो व्हीट भी रिलीज किया था उसको लेकर के भी आपका क्या कहना है? सर देखिए, लास्ट ईयर भी एमएसपी पे था। फार्मर्स को जितना भी माल प्राइवेट ट्रेडर्स ने स्टॉक लिमिट होने के बावजूद भी हम लोगों ने एमएसपी से ऊपर में ही माल खरीदा है। ठीक है। प्राइसेस एफसीआई से हम लोगों ने ज्यादा दी है, प्राइवेट ट्रेडर्स ने, मिलर्स ने, क्योंकि मैक्सिमम कार्गो 30 मिलियन टन के आसपास में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा। जब सरकार ने मोटा माल ले लिया था तो हम लोगों के पास में तो सिर्फ बचे कुछ आए। तो जिसको जो प्राइस मिली, जिसको जिस फार्मर से, ट्रेडर से, सब ट्रेड से, जिसको जो बेटर प्राइस से कार्गो लेना था हम लोगों ने लिया। ठीक है। फार्मर्स भी आज बहुत समझदार हो गए हैं। एफसीआई को देने के बाद में उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने रूढ़ी रीति रिवाज वाले हैं। आज उनको मालूम है
कि भी कितनी एसएनडी है, आज ये एफसीआई ने ले लिया, इतना हमारे हाथ में है, इतना मेरा बीज का है, इतना मेरा खुद का कंजम्पशन है, वो जो वैक्यूम होता है उसको वो कवर करके चलते हैं। राजेश जी, सरप्लस, चूंकि ये एक बड़ी राहत की बात है कि सरकार ने एक लंबे अरसे के बाद जो वीट एसोसिएशन है और चाहे फ्लोर मिल एसोसिएशंस हैं, उनकी कहीं एक सुध ली इस हिसाब से, और चूंकि सरप्लस में भी था गेहूं एकदम, और ओएमएसएस जब भी एफसीआई ने रिलीज किया तो बायर्स उसको मिले नहीं। अब उनके पास भी ओवरलोडिंग है क्योंकि नई जो क्रॉप है वो एमएसपी के ऊपर पे आपको बाय करनी है, उसके लिए स्पेस भी चाहिए एकदम। तो इसके लिए चूंकि अभी जो पीछे एग्जांपल आया, तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने ओएमएसएस के जरिए रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन बिका सिर्फ 35,000 मीट्रिक टन। अब इस सिनेरियो को देखते हुए हम ये मान करके चलें कि सरकार के पास में इस एक्सपोर्ट फिगर को, क्योंकि 25 लाख मीट्रिक टन और 10 लाख मीट्रिक टन आपके प्रोडक्ट्स, क्या ये एक्सपोर्ट फिगर्स बढ़ सकती हैं? क्या ये 25 से 100 लाख मीट्रिक टन हो सकता है? इसकी कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? क्योंकि इस बार का जो प्रोडक्शन है, ऐसी फिगर्स आ रही हैं कि 1300 लाख मीट्रिक टन को ये पार कर सकती हैं। सुरेश जी, देखिए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट की थ्योरी अलग होती है, इंटरनेशनल मार्केट की थ्योरी अलग है। ठीक है। परसों जॉर्डन का एक टेंडर हुआ है जो C&F प्राइस में सेम अपनी इंडियन सॉफ्ट व्हीट का ही टेंडर था। उस टेंडर की प्राइस में 265 से लेके $272 में 1.5 लाख टन माल खरीदा है अभी। अच्छा। और आज हमारी एफओबी की कॉस्ट, अगर मैं आज के प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से जाता हूं तो $295 से लेके $300 की कॉस्ट आती है एफओबी की। ओके। तो एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है। जिस तरह इंडिया खुलता है तो बाकी बाजार भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खोल दिया तो हमारे कोई अबंडन कोई मार्केट मिल जाएगा। जो हमारे जो फोकस मार्केट थे, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया है, उन पे हमें वापस फोकस करना पड़ेगा। सर्टेनली देखिए, नया क्रॉप एफसीआई के पास में बफर के पुराने साल का भी कार्गो बहुत लंबा पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, नई इस साल के अंदर में वापस उनको करीबन टारगेट उनका 27 का है, 30-27 जो भी एक उनका एक प्रोक्योरमेंट होगा। ओके। लास्ट ईयर के अंदर में ओएमएसएस के ऑफटेक नहीं हुए हैं, बाकी प्रोग्राम के उनके 100% एनकैशमेंट हुए। ओएमएसएस में उनकी बहुत अच्छी सेल नहीं हुई है। ओके। तो वो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड प्लस इस साल का प्रोक्योरमेंट, अगर इस साल के प्रोक्योरमेंट को वो एक्सपोर्ट से लिंक कर दे कि भी जो उनकी कैरी ओवर कॉस्ट लगती है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसको हमारे को एज एन एक्सपोर्टर को सब्सिडी के रूप में दे दे, तो वो हम एक्सपोर्ट कर दें और एटलीस्ट उस एडिशनल स्टॉक को एफसीआई को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। उनकी बफर की नॉर्म्स पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 25 लाख टन की जगह में अगर 2 मिलियन टन का भी अगर उन्होंने एक सपोर्ट दे दिया, तो मैं समझता हूं कि इंडिया 2022 के अंदर में हम लोगों ने करीबन 4 मिलियन टन के आसपास में एक्सपोर्ट किया था, तो वो फिगर हम वापस अचीव कर सकते हैं। वापस अचीव कर सकते हैं। कौन सी कंट्रीज इसके ऊपर टारगेट, जैसे अभी आपने नाम लिया बांग्लादेश का, श्रीलंका का, बांग्लादेश, यूएस बांग्लादेश को वीट सप्लाई कर रहा है। $364 में लिया है। ठीक है। बांग्लादेश ने, वही कार्गो हम $300 में दे देंगे उनको। और जो आपने अभी इंटरनेशनल प्राइसिंग बताई कि $270 पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अवेलेबल है जी, आपका प्राइस $25 उसके ऊपर पे है। वो एफओबी में है सर, वो C&F है, उसमें से $30 से $35 फ्रेट का माइनस करिए तो 230 और $370 का डिफरेंस है। तो $70 का ये गैप आ गया एकदम। तो जब आपका प्राइस अपर साइड के ऊपर पे है तो एक चैलेंज यहां पर बायर्स की तरफ दृष्टिकोण से आएगा। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के पास भी अदर कंट्रीज अवेलेबल हैं, वहां से वो बाय कर सकता है? क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर में आपको प्राइस कंपिटिटिवनेस देनी पड़ेगी, एक कंफर्ट जोन बायर को देना पड़ेगा। जो आपका 40 मिलियन का जो आपका टारगेट है कि भाई 40 मिलियन के 4 मिलियन के आसपास का जो आपका टारगेट है वो अचीवेबल दिखाई देता है, तो कौन सी कंट्रीज उसमें मेजर बायर्स हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो है प्राइस। ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर जो इनकी इकोनॉमिक कॉस्ट का जो कैरी ओवर कॉस्ट है, साल भर अगर वो पूरे स्टॉक को रखते हैं तो उनका अगर मान लीजिए 30 रुपए 3500-3400 रुपए की कॉस्ट आती है। वही चीज हम अपने हेड पे ले लें, ठीक है, सब्सिडी के रूप में हमारे को सरकार देती है, जो इन्होंने पहले भी किया है 2002 से लेके 2005 के बीच में, फिर 2015 से लेके 2012 से लेके 2015 में भी किया है। ठीक है। तो अगर उस तरह की कोई फैसिलिटी देती हैं
तो आज उसकी वजह से मार्केट की कोई कमी नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर आपको एक्सपोर्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, सब्सिडाइज कर दे, सब्सिडाइज और इंसेंटिवाइज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। एकदम सर इंसेंटिवाइज के अंदर में हमारे WTO के वो हो जाते हैं। आज वो जो कॉस्ट नहीं लगी है वो कॉस्ट अपने ले लेंगे। आज MSP की कॉस्ट सबसे हाईएस्ट आज की तारीख, राइट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को हम देते हैं, ठीक है, तो कंपैरेटिवली वर्ल्ड वाइड आज बहुत ज्यादा है, ठीक है। और प्लस आप इस चीज को अभी मान के चलना पड़ेगा कि अपना जो गेहूं है वो एक चक्की आटा के रूप में जाना जाता है, राइट, जिसकी खपत जो है एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया और जो हमारे एक्सपैट इंडियंस है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में सबसे मेजर है, ठीक है। जब हमने 2022 19 20 21 22 में भी जब एक्सपोर्ट किया था तो बांग्लादेश वाज नंबर 1 बायर, बिकॉज लॉजिस्टिकली क्या ट्रेन से चला जाता है, ट्रक से चला जाता है, रेक से भी चला जाता है। आपका कहना सही है कि उन्होंने US से G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करके $364 में कार्गो लिया, बट वो भी सेंसिटिव बायर्स है, वो गवर्नमेंट ने लिया था, प्राइवेट तो खुला है, तो प्राइवेट मिल्स जो है वो प्रोक्योर करेंगी अपने से, राइट। उनको एक फ्रेट का बेनिफिट मिलता है, हाँ। उनको इतनी लंबी इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी पड़ेगी कि भी 25,000 30,000 टन की वेसल लेनी है, एक रेक हर हफ्ते में लोड हुई तो एक फ्लावर मिलर का काम बन जाता है उसके अंदर में, तो उनको एक इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मनचंदा जी, मैं जहां तक समझता हूं लॉजिस्टिकली अगर प्लान करके चलेंगे तो बांग्लादेश तो हमारा कहीं नहीं गया हुआ बाजार है। उसके अलावा जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में इंडोनेशिया हमारा सेकंड बहुत अच्छा बायर है, फिर उसके बाद में वियतनाम है, तो ये सब हमारे जो स्पेशल हमारी जो वैरायटी ऑफ व्हीट है उसको कंज्यूम करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास में मिडिल ईस्ट के जो चारों पांचों कंट्रीज हैं, आपके ओमान हो गया, यमन हो गया, और प्लस अपना सऊदी के अंदर में भी जाता है, प्लस अपना सॉरी सऊदी में नहीं जाता है, मिडिल ईस्ट के अंदर जाता है, तो ये सब मिलिंग चक्की आटा के चक्कर में वो लोग इंपोर्ट करते हैं एंड फिर वो लोकल डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ओके, इसके साथ साथ में व्हीट को लेकर के एक जो सवाल अब दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जब स्टॉक लिमिट नहीं है और सरकार MSP के ऊपर पे व्हीट को खरीदने के लिए बाध्य है, क्योंकि किसानों के साथ एक प्रॉमिस है और किसानों को भी लगता है कि भाई सरकार, हम कहीं बाजार मिले ना मिले, कम से कम सरकार तो सर 130 मिलियन में से आप 30 उनका साइड कर दीजिए सरकार के लिए, 100 मिलियन टन का तो अभी भी प्रोक्योरमेंट है ना बाजार में। बिल्कुल डेफिनेटली है, अगर उस फिगर को देखते हैं। मैं तो 130 को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि मुझे 130 बहुत FCI में अभी पीछे मेरी बात हो रही थी, तो इस बार का शायद टारगेट उनका जो है वो 40 मिलियन के आसपास का है और वो 40 मिलियन को क्रॉस करेंगे। इसके लिए माइक्रो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ की तरफ भी वो मूव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जब बाजार के अंदर में माल आएगा तो फार्मर की पहली प्रायोरिटी क्या FCI रहेगा, सरकार को बेचना रहेगा, या आपको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर भी अभी एग्रेसिव होगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि सरकार को मालूम है कि स्टॉक है, और ये जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं जो अभी 25 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है और प्लस 10 लाख मीट्रिक टन, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 40 लाख मीट्रिक टन के आसपास तो आप 35 लाख मीट्रिक टन आपने अचीव कर लिया। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर को यह चाहिए होगा कि मुझे माल मिले, क्योंकि स्टॉक लिमिट नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो प्राइवेट प्लेयर क्या आपको लगता है MSP के ऊपर फार्मर को प्राइस देगा? नहीं, ये गलती इस बार नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि 3,000 रुपए का जो प्राइस है वो अपने को देखने को मिल जाएगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोगों ने MSP के ऊपर खरीदा था, बाद में OMSS ने ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट से नीचे में माल बेचा था, तो काफी प्रॉब्लम हुई थी। फ्लावर मिलर एसोसिएशन वगैरह ने सबने रिप्रेजेंटेशन दिया कि मिलें खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड, उन्होंने एक बार OMSS को स्लो डाउन किया एंड देन उसके बाद में प्राइवेट का कार्गो कंज्यूम हुआ। लास्ट ईयर देखिए वेदर ने बड़ा साथ दिया, एकदम सर, ठीक है जी, ला नीनो, लेकिन अब अल नीनो, इस साल अल नीनो के बड़े चांसेस हैं। अगर अल नीनो आता है तो क्या ये मान करके चला जाए जो हमने सरप्लस इस बार व्हीट के अंदर में लिया है, नेक्स्ट ईयर वो सरप्लस नीचे जाएगा? और इस अगर कैलकुलेशन को और हाइपोथेटिकल अगर अजम्पशन को अगर हम लेकर के चलते हैं तो क्या आपको लगता है कि ट्रेडर या स्टॉकिस्ट इस फिगर को या इस चीज को, वेदर को ध्यान में रख करके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश करेगा? क्योंकि स्टॉक लिमिट नहीं है, कम से कम इस साल सरकार का वो डंडा नहीं चलेगा।
तो ऐसे के अंदर में अल नीनो का एक थ्रेट, क्या वहां पर आकर के किसान को प्राइस इंक्रीज होकर के मिलने के कोई चांसेस आपको नहीं दिखाई देते कि प्रोडक्शन नीचे जा सकता है? सर एल नीनो का इफेक्ट गेहूं पे नहीं आएगा, ओके, राइस पे आएगा सर। ठीक है, क्योंकि पूरा सीजन है सर, पूरा सीजन है, ठीक है, उसमें मेजर इफेक्ट जो है वो राइस के क्रॉप पे आएगा। ओके, मेरे हिसाब से वीट के क्रॉप पे नहीं आएगा, वीट हमारा विंटर क्रॉप है सर। ओके, ठीक है, तो उसका मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। सर्टेनली हम लोग सब एग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में एफसीआई की प्रोक्योरमेंट के बाद में 30 मिलियन टन या 40 मिलियन टन, मैं शॉक तो नहीं हूं। इसी मैं सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि वीट पर शायद इसका इफेक्ट नहीं आएगा। हम ये देखते हैं साइंटिफिकली, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये जो सीजन गया बारिश का, ये काफी अच्छा गया। ला नीनो का इफेक्ट था, राइस को तो इसका प्लस पॉइंट मिला। वीट के ऊपर इसलिए आया क्योंकि साइंटिस्ट भी ये मान रहे हैं और कि जो बारिशें ज्यादा हुई और लंबे समय तक हुई, उससे आपकी सर्दी जो है वो ज्यादा पड़ेगी, कोल्ड सीजन ज्यादा रहेगा, जिसका बेनिफिट जो है वो वीट को मिलेगा। ठीक है, अब जब बारिशें कम होंगी, अल नीनो का इफेक्ट आएगा, और जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं और हीट का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका नुकसान उसकी यील्ड के ऊपर भी आ सकता है, वीट के ऊपर पे, और वो वीट का जो प्रोडक्शन है वो नीचे जा सकता है? सर वीट आपका कहना सही है कि भी बारिशों की वजह से, बट हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है नॉर्थ इंडिया में है सर। ठीक है, सो इरिगेशन फेड है। ओके, ठीक है, इरिगेशन फेड है सर। तो रेन के अंदर में हम लोगों का जो इफेक्ट आता है वो साउथ इंडिया के अंदर में ज्यादा आता है। ओके, विच आई फील लाइक कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ सर्टेनली हर वेदर के क्लाइमेटिक चेंजेस के अफेक्ट रहते हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। बेनिफिट्स अपने को सच में, आपने कहा कि भी लास्ट ईयर इंद्र देवता की बहुत मेहरबानी थी, सब क्रॉप के ऊपर में थी। तो वी हैड अ वेरी गुड ईयर प्रोडक्शन वाइज एंड प्रोक्योरमेंट वाइज, सारी चीजों के। एक बार वापस समझना पड़ेगा कि ये कैसे टेक्निकली इसको क्लियर किया जा सकता है। बट सो फार एज माय आइडिया और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि इस पे वीट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वीट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। और प्राइसिंग की मैं दोबारा बात करता हूं, आपको मैक्सिमम अपर साइड के ऊपर पे, अपर साइड अगर मैं बैंड लेकर के चलता हूं तो प्राइस क्या दिखाई देते हैं साल 2026 के अंदर में, और बॉटम प्राइसेस आपको मैक्सिमम क्या दिखाई देते हैं? देखिए, आज मैंने जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने लोकल मार्केट के अंदर में पता करना स्टार्ट किया था। तो 2-3 दिन पहले करीबन 24,800 24,700 के भाव बता रहे थे एक्स के, और फिर उसके बाद में 800-900 रुपए का फ्रेट पकड़ लीजिए। वही भाव आज 24,800 24,700 वाले जो बाजार थे, आज मेरे को 2,500 रुपए कोट करने लगे थे। ओके, ठीक है। तो तकरीबन 200 रुपए की जो ये इनफॉर्मल तेजी है वो बहुत टेम्पररी है। नया जो क्रॉप आ रहा है वो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट डेफिनेटली एमएसपी पे होगा ही होगा। उसके बाद में पैरेलली जो डिस्ट्रेस फार्मर्स हैं वो हम लोगों को प्राइवेट के अंदर में देंगे। तो वो प्रोक्योरमेंट करने के बाद में मैं एफसीआई को तो दे नहीं सकता हूं, ठीक है, तो न तो रिसाइकलिंग का डर है इसके अंदर में। तो सर्टेनली एमएसपी के आसपास ही ये मार्केट चलेगा। अब एमएसपी के आसपास होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट तो फिर भी हम सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है, बट इंटरनेशनल मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। यानी आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपको बने रहना है और मैक्सिमम वीट को इंडिया से रिलीज करना है तो प्राइस कंपिटिटिवनेस देखनी पड़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो जानकारी है ये सभी किसानों के लिए, कारोबारियों के लिए, क्योंकि केवल मात्र नोटिफिकेशन आने के 2 घंटे के अंदर अंदर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन का गेहूं की कीमतों के अंदर में उछाल आ जाना एक संकेत जरूर देता है, एक राहत जरूर दी है कि कम से कम जो सरप्लस गेहूं देश के अंदर में है उसको एग्जिट का एक रास्ता मिला, एग्जिट रूट उसको मिल गया है, और यहां पर प्राइस नीचे जाने की बजाय अब वहां पर कम से कम ठहरने लायक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं भी आती है तो कम से कम बहुत ज्यादा गिरावट भी इस बार नहीं देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता था कि गेहूं की कीमतें फिर से 1900 या 2000 रुपए भी प्रति क्विंटल पर दिखाई देती, क्योंकि प्रोडक्शन इस बार बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार सरकार ने, हालांकि देर आए दुरुस्त आए,
और चूंकि इंडस्ट्री जो है काफी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रही थी कि गेहूं का निर्यात खोला जाए, प्रोडक्शन अच्छा है, सीजन अच्छा गया है, बारिशें अच्छी गई हैं, सभी सर्कमस्टांसेस और फंडामेंटल्स जो गेहूं के थे वो काफी मजबूत थे। लेकिन जैसा कि राजेश जी ने बताया कि बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं माननी चाहिए, नई क्रॉप सर पर है और प्राइजेस ऑलमोस्ट यहीं एमएसपी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सरकार का कम से कम स्टॉक लिमिट को लेकर के डंडा नहीं चलेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए और साथ में इस ब्रेकिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।